राइज ऑफ रिबॉर्न क्वीन एपिसोड 2। जीवा को गोली लगना। जीवा की बात सुन सारे लोग उसे आंख फाड़े देखने लगे। तभी रचित की दादी आगे आती है और जीवा के पास जाकर बोली, बेटा तुम्हारा नाम जीवा है क्या? तो जीवा उनकी बात सुन अपना सर हाँ में हिला देती है। उसकी हाँ सुन दादा और दादी दोनों मुस्कुराते हुए रचित को देखकर जीवा से कहते हैं, तुम हमें पसंद हो हमारे रचित के लिए। और फिर दादी श्याम काका को देखकर कहती है, श्याम जाओ और मेरी पोता बहू के गृह प्रवेश की तैयारी करो। तो रचित के पापा गुस्से से बोलते हैं, माँ आप ये क्या बोल रही हो? रचित तो पागल है, पर आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि कोई भी राह चलती लड़की आकर सिंह फैमिली की बहू बन जाएगी? अपने पापा की ऐसी बात सुन रचित गुस्से से कहता है, बीबी है वो मेरी, दोबारा उसे राह चलती हुई लड़की मत कहिएगा, समझे आप? फिर दादी और दादाजी से कहता है, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा जहाँ मेरी वाइफ का कोई इंसल्ट करे। तभी रचित की बहन अपनी माँ से जाके कहती है, माँ देख रही हो ना, अभी से भाई उस 2 टके की लड़की की तरफदारी कर रहे हैं। तो रचित की माँ उसको घूर कर देखती है और मुंह बनाते हुए कहती है, तो मुझे क्या, तो सोनम इनके बारे में बाद में बताती हूँ। चुप होकर जीवा को घूरने लगती है। इधर ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं। विभा और उसकी फैमिली वहां से गायब हो गई या यूं कहीं भाग गई। फिर रचित की दादी आगे आके रचित से कहती है, अगर तू नहीं चाहता है रुकना तो कोई बात नहीं है बेटा, तू खुश रहे बस। फिर दादी किसी से कहकर अपने कमरे से एक बॉक्स मंगवाती है और वो बॉक्स जीवा को देते हुए कहती है, बहू ये लो, यह मेरी तरफ से आशीर्वाद समझ कर रख लो। जीवा भी कुछ नहीं बोलकर वो बॉक्स रख लेती है। फिर रचित और जीवा अपने विला के लिए निकल जाते हैं। दोनों रास्ते से जा रहे होते हैं। कार में पूरी तरह शांति होती है। रचित अपनी कार के आगे देखता है तो उसे कुछ अजीब लगता है, क्योंकि उसके पीछे चल रही कारों के बगल में कुछ कार उनका पीछा कर रही थी। वो आगे की तरफ देखता है तो राघव उसी को देख रहा था। तो रचित अपना सर हाँ में हिला देता है। तो राघव ड्राइवर से कहता है, ड्राइवर कार थोड़ा तेज चलाओ। ड्राइवर तेज चलाने लगता है। तो जीवा रचित से पूछती है, क्या हुआ? तो रचित करता है, कुछ नहीं जान, बस ऐसे ही मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि तभी वहां पर बहुत सारी गाड़ियां आ जाती हैं और रचित की कार को टेक ओवर कर लेती हैं। आज आराम से ऐसा होता देखकर रचित और राघव दोनों अपना गन निकाल लेते हैं। रचित जीवा से कहता है, जान तुम झुक जाओ। तो रचित की बात को जीवा सीरियस लेती है और अपना सर नीचे करके बैठ जाती है। रचित और राघव दोनों गोली चलाते हुए कार से नीचे उतर जाते हैं। फिर दोनों तरफ से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तभी जीवा को एक आदमी दिखता है जो रचित की तरफ गन किए हुए खड़ा था। उसको ऐसा देख जीवा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कार का दरवाजा खोल रचित की तरफ भागती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है और गोली उसके हाथों से आर पार हो जाती है। गोली की आवाज सुन रचित और सब उसकी तरफ देखते हैं तो रचित की जान जैसे निकल ही जाती है। वह भागकर जीवा के पास आता है और जीवा जो बेहोशी की हालत में होती है उसका सर गोद में लेकर कहता है, जान जान क्यों किया तुमने ऐसा? तुमको पता है ना अगर तुमको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? तभी राघव उसे आकर कहता है, सर पहले मैडम को लेकर हॉस्पिटल चलते हैं। तब रचित को होश आता है और वो जल्दी से जीवा को उठाकर कार में ले जाता है। राघव जल्दी से हॉस्पिटल में कॉल करता है और सब कुछ करने के लिए बोल देता है और पीछे मुड़ कर देखता है तो रचित की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। राघव उसको ऐसा देख वह रचित से कहता है, सर आप खुद को संभालिए क्योंकि मैडम को आपकी जरूरत है। तो रचित गुस्से में कहता है, ब्लैक टीम को बुलाओ और कहो जो भी इसके पीछे है उसे पूरी तरह खत्म कर दे सभी को। उसकी बात सुन राघव जी सर कहता है। तब तक वो लोग हॉस्पिटल आ जाते हैं और जीवा को जल्दी से डॉक्टर चेक करने के लिए ले जाने लगते हैं। तो रचित उनके साथ जाने लगता है तो डॉक्टर उसे वहीं रोक देते हैं। तो रचित गुस्से से एक डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेता है। तो राघव उससे कहता है, सर अभी इनको जाने दीजिए। तो रचित उनका कॉलर छोड़कर वहीं रखी एक चेयर पर बैठ जाता है और अपने हाथों से अपना फेस छुपाकर रोने लगता है। उसे अपने कंधे पर हाथ महसूस होता है तो वो ऊपर देखता है तो वहां अतुल और समीर थे जो अभी दिल्ली से वापस आए थे और उन्हें सब पता चला। दोनों तुरंत हॉस्पिटल आ गए। उनको देख रचित अतुल के गले से लगकर बच्चों की तरह रोने लगा। अतुल और समीर जानते थे कि रचित के लिए जीवा उसकी जिंदगी है। समीर उससे कहता है, रचित तू अगर ऐसे रोएगा तो भाई भाभी को कैसे संभालेगा?
तभी वहाँ डॉक्टर आके कहते हैं देखिए मरीज का बहुत खून गिर चुका है, इसलिए आप लोग ब्लड मंगवा लीजिए। तो रचित कहता है कि हम लोगों में से किसी का भी खून जीवा से मैच नहीं होता। तो अतुल समीर को देखकर कहता है तेरा खून भी तो वही है। तो समीर डॉक्टर से चलिए डॉक्टर। तो डॉक्टर समीर को लेकर ब्लड बैंक में जाता है। थोड़ी देर बाद समीर आ जाता है तो रचित उससे गले लगा कर भाई मैं तेरा हमेशा आभारी रहूंगा। तभी वहाँ डॉक्टर आकर कहता है अब आपकी वाइफ ठीक है। फिर डॉक्टर समीर की तरफ मूड कर सर आपकी बहन ठीक है। उनकी बात सुन सब उसकी तरफ देखते हैं तो रचित डॉक्टर को बोलता है वो उसका भाई नहीं है। तो डॉक्टर रचित से सर आप मजाक क्यों कर रहे हैं, 100% ब्लड सिर्फ एक माँ बाप के बच्चों का ही होता है और आपकी वाइफ और सर का खून तो मैच कर गया है। उसकी बात सुन समीर और रचित और अतुल को झटका लगा। समीर वहीं बैठ गया तो रचित उसके पास आके बैठ जाता है। तो समीर बोलता है ऐसे कैसे, मुझे पता नहीं चला कि मेरी बहन मेरे सामने थी और मैं उसे पहचान नहीं सका। उसकी बात सुन रचित उससे कहता है पर ऐसे कैसे हो सकता है समीर, तेरे माँ पापा तो दूसरे हैं और जीवा के माँ पापा दूसरे, तो कैसे तुम दोनों भाई बहन हो। तो समीर कहता है अब ये बात मुझे माँ पापा से पूछनी होंगी। तो रचित उससे कहता है हाँ वो लोग आने वाले हैं इंडिया तो तभी पूछ लेना। तो समीर अपना सर हाँ में हिला देता है। एक नर्स आके कहती है सर उन मैडम को होश आ गया है और वो आपको बुला रही है। तो रचित दौड़ता हुआ उस तरफ जाता है जहां जीवा होती है। वो कमरे में आता है तो देखता है कि जीवा बेड पर लेटी हुई थी। वो जल्दी से जीवा के पास आके उसे गले से लगा कर कहता है जान जो आज तुमने किया है वो दोबारा मत करना, मैं तुमको खो नहीं सकता। तो जीवा रचित से कहती है मैं तुमको किसी भी तरह चोट लगते हुए नहीं देख सकती। तो रचित उससे कहता है मुझे ऐसा कुछ नहीं होता पर तुम ऐसा कभी नहीं करोगी। तो जीवा कुछ नहीं बोलती। तभी उन्हें खांसने की आवाज आती है तो दोनों उधर देखते हैं। वहां अतुल समीर और चिराग खड़े मुस्कुरा रहे थे। तो जीवा रचित से थोड़ा दूर होके बैठ जाती है। सब अंदर आते हैं तो अतुल कहता है भाभी आप ठीक हो। तो जीवा उससे हाथ ठीक हूँ। तो समीर आगे आकर उसके सर प्यार हाथ फेरते हुए तुम ठीक तो हो ना, अब कैसा लग रहा है तुमको। तो जीवा समीर को देख कहती है मैं ठीक हूँ। तो रचित उससे कहता है जान आज तुमको समीर ने खून दिया है। तो जीवा उसको देखकर थैंक्स बोलती है। तो समीर कहता है अगर तुम मुझे थैंक्स बोलना चाहती हो तो तुम आज से मुझे भाई बुलाया करो। तो जीवा की आंखें नम हो जाती हैं। तो समीर उससे कहता है बोलो क्या बोलोगी मुझे भाई को। तो जीवा कहती है हाँ भाई ठीक है। फिर थोड़ी देर अतुल और समीर उनसे बातें करते हैं। फिर रचित और समीर कमरे से बाहर आ जाते हैं। तो रचित समीर से उनका क्या करना है तुम देख लो क्योंकि मुझे जीवा के पास रहकर उसका ख्याल रखना है। तो समीर कहता है ठीक है तू जा जीवा के पास, मैं सब संभाल लूंगा। ऐसा बोल वो अपने बॉडीगार्ड के साथ चला जाता है। रचित कमरे में आता है तो देखता है कि जीवा अतुल दोनों बातें कर रहे थे। तो रचित उनके पास आके जीवा से चलो अब थोड़ी देर आराम करो। तो जीवा उससे हाँ बोल देती है। तो अतुल उसको अपना ख्याल रखने का बोल वहां से चला जाता है। तो रचित जीवा को बेड पियार आराम से लिटा देता है और खुद उसके बगल में टेबल पियार बैठकर उसके सर पर हाथ फेरने लगता है। तो जीवा सो जाती है। उसके सो जाने के बाद रचित के चेहरे का भाव बदल जाता है। वो जितना जीवा के सामने शांत था उतना ही अंदर से गुस्से से जल रहा था। वो जीवा के माथे पर किस करके उठा और उसे कंबल उड़ा दिया और कमरे से बाहर निकल के बॉडीगार्ड को कहता है ध्यान रहे कोई भी जीवा को डिस्टर्ब नहीं करे, मेरे आने तक उसका ध्यान रखना। सारे बॉडीगार्ड एक साथ यस सर। रचित हॉस्पिटल के बाहर आता है और कार में बैठ जाता है और कहता है चलो। फिर राघव की तरफ देख के क्या खबर है। तो राघव कहता है सर समीर सर अभी वही हैं, वो लोग आधे रास्ते आ जाते हैं। तो हॉस्पिटल से बॉडीगार्ड का कॉल आता है। वो रचित से कहता है सर मैडम अचानक से चिल्लाने लगी है, हमने डॉक्टर को बुला लिया है, आप भी जल्दी आ जाओ। उसकी बात सुन रचित जल्दी से कहता है मैं आ रहा हूँ, तुम लोग जीवा का ख्याल रखना। ये बोल वो कॉल कट करता है। फिर जल्दी से कार मोड़ने के लिए बोलता है और राघव से कहता है राघव जल्दी। तो राघव समझ जाता है। वो लोग आधे घंटे का रास्ता 20 मिनट में तय कर लेते हैं। कार रुकते ही रचित जल्दी से कार से उतरकर भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर जाता है और जल्दी जल्दी जीवा के कमरे में जाता है जो जोर जोर से उसका नाम ले लेकर चिल्लाई जा रही थी। रचित जल्दी से कमरे में आता है और डॉक्टर को साइड करके बोलता है हतो और जल्दी से जीवा के पास बैठ उसे गले लगा लेता है। रचित के गले लगाते ही जीवा जिसकी बॉडी डर से
कप रही थी। वो रचित के बाहों में आते ही बच्चों की तरह रोने लगी। उसको ऐसे रोता देख रचित घूर कर सबकी तरफ देखता है तो सब लोग डर जाते हैं। रचित गुस्से से कहता है, जीवा ऐसे क्यों रो रही है, कोई बताएगा? तो एक नर्स कहती है, सर जब मैं मैडम को देखने आई तो वो नींद में ही चिल्ला रही थी, इसलिए मैंने डॉक्टर को बुला लिया। उसकी बात सुन रचित कहता है, सब बाहर जाओ अभी के अभी। तो राघव सबकी तरफ देखता है तो सब तुरंत वहां से बाहर चले जाते हैं। राघव भी दरवाजा बंद करके वहां से चला जाता है। रचित जीवा को तोड़ा ऊपर उठा के कहता है, जान मेरी तरफ देखो। तो भी जीवा रोते जा रही थी तो रचित उससे अलग होके कहता है, जीवा। उसके ऐसे चिल्ला देने से जीवा एकदम से डर गई और आंखों में आंसू लिए रचित को देखने लगी। रचित उसको ऐसे देखकर फिर से गले से लगा लेता है तो जीवा रचित से रोते हुए, रचित वो ऐसे बोलने पर रचित उससे, जान तुम क्यों डर रही हो, क्या किसी ने कुछ कहा तुमको, बोलो मुझे। तो जीवा रचित से रोते हुए, मुझे बहुत डर लग रहा है रचित। उसके ऐसा बोलने से रचित उसका फेस अपने हाथ में लेकर कहता है, क्यों जान, क्यों तुमको डर लग रहा है, क्या ऐसी कोई बात है जो मुझे पता नहीं है? तो जीवा कुछ नहीं कहती और रचित उससे कुछ नहीं पूछता है। जीवा उससे कहती है, तुम यही रहना मेरे पास। तो रचित अपना सर हाँ में हिला देता है और फिर जीवा धीरे धीरे शांत हो जाती है। फिर जीवा को सुलाने लगता है तो जीवा उसका हाथ पकड़कर सोई हुई थी। तो रचित वैसे ही थोड़ी देर बैठा रहता है तो एक बॉडीगार्ड आता है और अपना सर झुका के कहता है, सर आपको डॉक्टर ने अपने केबिन में बुलाया है। तो रचित जीवा को सोता देख उठ करके डॉक्टर से मिलने चला जाता है। रचित डॉक्टर के केबिन में आता है तो डॉक्टर उससे कहता है, मिस्टर सिंह आपकी वाइफ ठीक है अब? पर रचित उनसे पूछता है, क्या हुआ है जीवा को? तो डॉक्टर उससे कहता, उनको पैनिक अटैक आ रहे हैं। उसकी बात सुन रचित उससे कहता है कि इसका कोई इलाज तो होगा। तो डॉक्टर रचित से कहता है, आपको उनको खुश रखना होगा और जहां तक हो उनका ख्याल रखिए। ऐसे ही डॉक्टर रचित से बात करते हैं। फिर रचित डॉक्टर से बात कर जीवा के कमरे में आ जाता है और फिर कमरे में आके अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ जाता है। उसको काम करते हुए आधे घंटे हुए थे, तभी उसे जीवा की आवाज़ आई, रचित तुरंत उठ कर के जीवा के पास जाके उसके बगल में लेटकर उसे अपनी बाहों में लेकर कहता है, मैं यही हूँ, तुम सो जाओ। रचित जैसे ही यही बोलता है, जीवा के होठ पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। उसको इतने मुस्कुराते हुए प्यार से सोते हुए देख कर के रचित के होठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। रचित भी उसको अपनी बाहों में लेकर के आराम से सो जाता है। अगली सुबह जीवा की आंख खुलती है तो वह देखती है कि रचित उसके पास नहीं होता है। वो उठने लगती है तो उसके हाथ में दर्द होता है, उसके मुंह से चीख निकल जाती है। उसकी चीख सुन रचित जो बाथरूम में था वो जल्दी से आता है और जीवा को संभलते हुए कहता है, क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा ना तुमको कि बेड से उठना नहीं है। तो जीवा मुस्कुराते हुए उससे कहती है, हाँ मैं तो बस बैठ ही रही थी। तो रचित कहता है, मुझे बुला लिया होता। ऐसे ही थोड़ी देर बात करने के बाद डॉक्टर आके जीवा को चेक करते हैं और कहते हैं, अभी आप ठीक हैं और घर जा सकती हैं। तो रचित उनसे थोड़ी बात करके चले जाता है और जीवा को घर लाता है। वो दोनों घर के दरवाजे पर ही होते हैं कि तभी उनको किसी की आवाज़ आती है, वहीं रुक जाओ तुम दोनों। जब रचित और जीवा उस आवाज़ की तरह देखते हैं तो रचित खुश हो जाता है और जीवा उसे कंफ्यूजन में देखने लगती है। वो लड़की आगे आकर के रचित और जीवा की आरती उतार दिया और बोलती है, भाभी अंदर आ जाइए अभी आप। रचित जीवा को लाकर के सोफे पर बैठा कर पीछे मुड़ कर उस लड़की से पूछता है, अरे प्रिया तो कब आई? तो प्रिया उसे हंस कर कहती है, बस अभी 1 घंटा हुआ है मुझे आए हुए, समीर भैया मुझे बस सीधा यही लेकर आ गए। तो रचित उससे कहता है, अच्छा किया जो तुझे यहाँ ले आया। फिर थोड़ी देर बातें करके सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं और जीवा रचित के साथ अपने रूम में आ जाती है। रचित बोलता है, तुम आराम कर लो, मैं तब तक फ्रेश हो करके आता हूँ। जीवा ऐसे ही बेड पर लेट जाती है तो उसे पता नहीं कब नींद लग जाती है। जीवा सो चुकी होती है तो अपना लैपटॉप लेकर के साइड में काम करने लगता है। थोड़ी देर में एक मेड आती है और कहती है, सर खाना रेडी है? तो रचित कहता है, ठीक है हम आते हैं सिर्फ। और जीवा नीचे आ जाते हैं खाना खाने के लिए। थोड़ी देर बाद सब लोग खाना खा करके ऊपर अपने रूम में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जीवा का फोन बजता तो जीवा अपना फोन उठाते हैं। उधर से एक लड़की का गुस्से में आवाज आता है, तू कहाँ मर गया? तो मुझे पहले बता दे। तभी उसका फोन कोई छीन लेता है। फिर से एक दूसरी लड़की की आवाज आती है, तू मुझे मिल, मैं तेरा पैर तोड़ डालूंगी। लड़कियों की बात सुनकर के जीवा हंसने लगती है तो रचित जीवा से फोन लेकर के कहता है, अभी मेरी बीवी मेरे पास है, तुम दोनों हम दोनों को डिस्टर्ब कर रहे हो। रचित की आवाज सुनते ही उन दोनों लड़कियां पूरी तरह से साफ शुक गायब हो। उनमें से एक बोलती है, रंजीत जी सॉरी हमको तो पता ही नहीं था वो आपके पास है, हम फोन रखते हैं, हाँ हम बाद में बात करेंगे जीवा से।
फिर रचित जीवा का फोन बेड पर फेंक करके और जीवा के कमर में अपना हाथ डालकर कहता है तो फिर अब जीवन से पहले कुछ कहती है कि वो उसे अपने करीब करके किस करने लगता है। जब रचित को लगता है कि जीवा को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसे छोड़ देता है। अगली सुबह जब जीवा उठती है तो देखती है कि रचित एक बड़ा सा कपड़े वाला बैग पैक कर रहा था। वो रचित से पूछती है, आप कहीं जा रहे हैं क्या रचित? तो रचित उसको जवाब देता है, मैं नहीं, तुम भी मेरे साथ जा रही हो, दादी माँ ने हमें बुलाया है वहां पर एक हफ्ते के लिए। तो जीवा पूछती है क्यों? अचानक से दादी माँ ने हम लोगों को क्यों बुला लिया वहां पर? तो प्रिया रूम के अंदर आते हुए कहती है, भाभी वो दादी का बर्थडे आ रहा है इसलिए। तो फिर जीवा कहती है, ठीक है मैं अब नहा कर आती हूँ। तो फिर रचित कहता है कि मैंने बाथरूम में तुम्हारे लिए कपड़े और पानी गर्म करके रख दिए हैं। तो प्रिया उसको छोड़ते हुए, ओहो क्या बात है, अब तो इतनी सेवा होने लगी है। उसकी बात सुनकर के जीवा हंसते हुए बाथरूम में चली जाती है और रचित प्रिया का कान पकड़ कर कहता है, चल अभी बताता हूँ तुझे मैं। प्रिया बोलती है, भाई छोड़ो ना, कान मेरा दर्द हो रहा है मुझे। तो फिर बोलता है रचित कि तू ऐसा काम ही क्यों करती है, मार खाने वाला। फिर प्रिया बोलती है, ठीक है भाई आप भाभी को लेकर के बाहर आओ, मैं सबको बुला लेती हूँ। ओक, अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये समीर के चाचा के लड़की है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो समीर ही प्रिया को अपनी सगी बहन से ज्यादा प्यार करता है और रचित भी उसे अपनी बहन ही मानता है। जीवा रूम के बाहर आती है। उसने आज ब्लैक कलर की एक टॉप और ब्लू कलर की जीन्स पहन रखी थी। वो कमरे से बाहर आ गए। देखते हैं तो सब लोग नीचे बैठकर उसका ही इंतजार कर रहे होते हैं। वो सबको देखकर बोलते हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर सब उसको देख कर के गुड मॉर्निंग विश करते हैं। उसके बाद सब लोग कार में बैठ के दादी के घर के लिए निकल जाते हैं। करीबन 1 घंटे कार चलाने के बाद राघव उन लोगों को दादी के घर पर सामने लाकर के कार रुकता है तो सब लोग उसमें से उतरते हैं। तो रचित उतरते जीवा से कहता है, तुम ज्यादा उछल कूद मत करना क्योंकि अभी तुमको ठीक हुए भी 2 ही दिन हुए हैं। तो जीवा अच्छे बच्चों की तरह अपना सर हम हिलाने लगती है। सब दादी माँ के घर के अंदर आते हैं तो जीव रचित से पूछती है, क्या यह वही हवेली है जिसके बारे में तुम मुझे पहले बताया करते थे? तो रचित कहता है, हाँ यहाँ से हमारी बहुत पुरानी बचपन की यादें जुड़ी हुई है। तभी एक लड़की दौड़ते हुए आकर के रचित के गले लग जाती है। रचित उसको देख करके कहता है, अरे सिया तुम वही हमारी जीवा का। तो उसको देख करके ही सारा मूड खराब हो गया और जीवा उन दोनों को घूर के देखने लगी। जीवा को याद आता है पिछले जन्म में इस लड़की की वजह से ही जीवा ज्यादा रचित से नफरत करने लगी थी और उनके बीच में गलतफहमियां ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन अब की बार जीवा ऐसा कुछ नहीं करेगी और इस सिया को तो अच्छी तरीके से सबक सिखाएगी। ऐसा सोचकर जीवा आगे बढ़ती है और उन दोनों को एक दूसरे से अलग करके रचित का हाथ थाम खड़े हो जाते हैं। जीवा के अचानक ऐसे रिएक्शन पर सब लोग हैरान रह जाते हैं और उसके बाद में अतुल और समीर ये दोनों अपना सर नीचे करके हंसने लगते हैं। जब रचित देखता है जिया उसे घूर कर देख रही है तो उसे डॉक्टर की बात याद आ जाती है कि शायद डॉक्टर कह रहा होता है शायद जीवा किसी चीज को लेकर के ज्यादा पॉजिटिव है। तो रचित को लगता है कि जीवा उसके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। ये सोच कर के रचित को बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत खुश हो जाता है और जीवा के कमर पर हाथ रख कर सिया से कहता है, सिया इनसे मिलो, ये है मेरी जीवा जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तो सिया जी आपको बड़ी अजीब नजरों से देख कर के रचित से कहती है, झूठी मुस्कान के साथ, रचित तुम्हारी पसंद अच्छी है। तो रचित जीवा से कहता है, जीवा ये सिया है मेरे और अतुल के साथ यह बचपन से ही खेलती थी और हम लोग एक ही कॉलेज में पढ़े हैं। उसकी बात सुनकर के जीवा कुछ नहीं बोलती है पर सिया इतराते, नेहा और हम दोनों चाइल्डहुड है, पहले तो हम दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते थे लेकिन अब देखो अभी भी मैं इसके बिना नहीं रह सकती हूँ ना, तो यह मेरे बिना रह सकता है। आरती रचित से चिपकने लगती है तो रचित उसको अपने से दूर करता है और कहता है, सिया यार तुम ऐसे मत किया करो, मुझसे चिपका मत करो, मैंने तुमको कितनी बार कहा है। तो सिया मुंह टेढ़ा करते हुए, हाँ ये तो तुम्हारी पहले से ही आदत है ना। फिर जीवा कहती है, हम लोग अंदर चलेंगे या नहीं? तो रचित उसका हाथ पकड़ते हुए, हाँ चलो ना चलते हैं। वे लोग आगे बढ़ जाते हैं और सिया उनको पीछे से ही गुस्से भरी नजरों से घूमने लगती है। तो अब आते हैं इस लड़की के इंट्रोडक्शन पर।
ये है क्या इसको दादा और दादी जी ने गोद लिया है एक अनाथालय से, लेकिन यह अपने आप को रचित की सबसे करीबी दिखाती है। लेकिन रचित ऐसा कुछ नहीं समझता है, उसको सिर्फ अपनी बहन मानता है। लेकिन सिया उसके पीछे पागल है, उसे पागलों की तरह प्यार करती है, जैसे कह सकते हैं एक साइको लव। और वो अब की बार छुट्टी लेकर के लंदन से बस रचित के लिए आए हैं यहाँ पर, ताकि दादा और दादी जी से अपने शादी की बात कर सके। रचित से अब आते हैं कहानी पर। उनको ऐसे जाता देख लिया, अपने मन में कहती हैं ये मैसेज सिंह का टाइटल सिर्फ मेरा मेरा सिर्फ सिया का है और किसी का भी नहीं हो सकता। और पागलों की तरह हंसते हुए, तुम जीवा तुम हमारे बीच आ गई हो ना, तो मैं अब तुमको भी अपने बीच टिकने नहीं दूंगी। तुमको किसी दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दूंगी। अगर उसको कोई ऐसे हंसता हुआ देख लेता तो सच में समझ लेता कि वो पागल है। फिर वो अपना फेस का गुस्सा शांत करके और एक छोटे मुस्कुराहट लेकर के बंगले के अंदर आ जाती हैं और जाकर के रचित के दूसरे साइड बैठ जाती हैं। ऐसा करते ही जीवा का खून खौल उठता है और वो अपने मन में कहती है मैंने जितना सीधा समझा था इस लड़की को वो उतनी ही टेढ़ी है। फिर एक तीखी सी मुस्कान देकर के कहते हैं मन में कोई बात नहीं है। अब जीवा रचित सिंह तुमको बताएगी कि लोगों से कैसे खेला जाता है। जब तुम लोगों ने मेरे साथ खेला था तो मैं बहुत भोली थी, लेकिन अब कोई आया और मुझसे खेल के दिखा दे। फिर वह दादी जी की बात सुंदर लगती है जो जाती थी उसे बता रही थी कि रचित छोटा था तो क्या करता था, ऐसा करता था वैसा करता था। उसके कारनामे से सुनकर जीवा तो हंस हंस के लोटपोट हो गई थी। रचित बेचारा शर्म के मारे अपना सर नीचे कर करके बैठा हुआ था और अपनी दादी से बोल देता दादी अब तो चुप हो जाओ यार, कुछ तो इज्जत रखो मेरी बीवी के सामने मेरी। ऐसे ही बातों में काफी समय बीत जाता है तो दादाजी कहते हैं रचित जीवा को कमरे में लेकर जाओ और उसे थोड़ा आराम करने दो। तो रचित कहता है जी दादाजी, लेकर जा रहा हूं मैं। फिर दोनों उठ करके अपने ऊपर वाले रूम की तरफ जाने लगते हैं जो दादी ने उनके लिए तैयार करवाया था। जीवा में आते ही बेड पर लेट गई तो रचित आया और बोला क्या हुआ, थक गई क्या जान। तो जीवा बोली नहीं, लेकिन थोड़ी सी थकावट हो रही है। तो रचित बोलता है ठीक है इधर आओ। फिर रचित उसका सर अपनी गोद में लेकर के धीरे धीरे से मालिश करने लगता है। फिर पता नहीं क्या रचित के मन में आता है और वो चुप करके पहले उसके माथे पर, फिर उसकी दोनों आंखों पर, फिर उसके नाम पर और फिर उसके होंठ पर किस करने लगता है। फिर जब उसको लगता है कि वो सांस नहीं ले पा रहे हैं तो उसका होंठ छोड़ करके उसकी गर्दन ऊपर किस करने लगता है और जीवा उसके सर पर धीरे धीरे अपना हाथ फिराने लगती है। करीब 10 मिनट हुआ होगा दोनों को किस करते हुए। जीवा को अपने पाट के ऊपर कुछ हार्ड चीज महसूस होती है तो जीवा समझ जाती है कि वो हार्ड चीज क्या है। जब रचित को लगता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो वह उठ जाता है और बाथरूम की तरफ जाने लगता है। तो जीवा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कहाँ जा रहे हो रचित। तो रचित बोलता है जान अब मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। तो जीवा उसे अपने ऊपर खींच लेती है। रचित संभाल के उसका हाथ अपना हाथ रख देता है। फिर जीवा से कहता है जान अभी तुमको ठीक हुए लगभग से 4 दिन भी नहीं हुए होंगे और तुम तो। जीवा उसे जस्ट भरे अंदाज में कहती है तो क्या हो गया आओ ना। जीवा का इतना कहना था कि रचित उसके ऊपर आ जाता है और उसका हाथ एक साइड रख देता है। आरडीए से जीवा की जीन्स और अपनी पैंट उतार देता है और धीरे धीरे उसके टॉप को भी निकाल देता है और फिर उसे किस करने लगता है। जी वो अपने एक हाथ से ही उसका सर सहलाने लगती है। जीवा को ऐसा करते देखकर रचित अपनी पेंट की निकाल देता है और जीवा की भी सेटी निकालकर जल्दी से अपने पार्ट को उसकी वैली में एंटर करता है। जीवा की हल्की सी चीख निकलती है और फिर वो भी रचित के साथ अपने प्यार के रंग में रंगने लगती है और उसे पूरा एंजॉय करने लगती है। करीब 1.5 घंटे एक ही पोजीशन में करने के बाद रचित करता है जान दूसरा ट्राई करें क्या। तो जीवा कहती है आज मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाली क्योंकि मेरे हाथ में चोट लगी है। तो रचित उसके दोनों पैरों के अपने दोनों कमर पर रख करके उसको अच्छे से बिठा लेता है और फिर उसके होठों पर किस करते हुए ही जीवा की बैली में अंतर करता है और पूरा अपने पार्ट को डाल कर हिलाने लगता है जिससे जीवा की सिसकियां निकलने लगती है। जब रजत को लगता है जीवन थक गए तो वो थोड़ी देर करके रुक जाता है और जीवा का सर अपने सीने पर रख लेता है। ऐसे ही दोनों नेकेड ही लेट करके बातें करने लगते
है तो जीवा की नज़र डोर बढ़ जाती है तो उसे लगता है वहाँ कोई खड़ा है। जीवा कुछ सोच करके तेरी मुस्कान हंसते हुए फिर रचित आइए ना सोफे पर ट्राई करें, तो रचित उसे अपनी गोद में उठाकर के दरवाजे के साइड में लगे सोफे पर ले जाकर लेटा रहता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और कहता है क्या बात है मेरी बेबी तो शादी के बाद काफी बोल्ड हो गई है और उसे इन सब चीजों में मजा भी आने लगा है। तो जीवा मुस्कुरा कर उसके होंठ रचित के होंठ पर रख देती है फिर मुझे उसके अंदर अंदर करता है तो जीवा जानबूझकर ही आवाज करने लगती है रचित अच्छा लग रहा है और कर रहा है रचित ऐसी ऐसी आवाज निकालने लगती है पर जीवा को ये पता नहीं था उसकी यह आवाज है रचित के अंदर के शैतान को जगा चुकी थी। अब वो रचित उसको पूरी नाइट सोने देने वाला नहीं था। जीवन एक बार फिर से कहती है रचित पूरा डालो उसके ऐसी बातें सुनकर के रचित आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसके होठों को काटते हुए वो सच में उसमें पूरा डालने लगा। इधर जीवा का अनुमान सही था, दरवाजे पर और कोई नहीं सिया खड़ी थी। अंदर से ऐसी आवाजें सुनकर के सिया का खून खोलने लगा और वो गुस्से से तमतमा ते हुए अपने कमरे में आ गई और बोली कुछ भी करके इस जीवा को मेरे रास्ते से हटाना पड़ेगा। पता नहीं कौन सा जादू किया है मेरे रचित पर जो उसको जीवा के सिवा कुछ और देख ही नहीं रहा है, वो सोचने लगती है। इधर रचित और जीवा के कमरे में रचित अब अपने आपे से बाहर था और वो जीवा को खड़ा करके और खुद भी खड़ा हो जाता है और खड़े होते हुए ही जीवा की बैली में एंटर करता है और जोर जोर से अंदर बाहर करने लगता है। उसके अंदर से अंदर बाहर करने लगता है। रचित के ऐसे अंदर बाहर करने से जीवा और ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और रचित के चेस्ट पर काटने लगती है। कई घंटे बीत गए थे, अब रात के 3:30 हो रहे थे, लेकिन हमारे लव वर्ड्स का रोमांस करने का सिलसिला अभी भी जारी था और जीवा भी काफी एनर्जी से भरी हुई लग रही थी, इसलिए रचित और ज्यादा वाइल्ड होते जा रहा था। रचित की नजर अनजाने में ही सही घड़ी पर चली जाती है और वह जीवा से कहता है यह आखिरी राउंड, उसके बाद हमें सोना है। और फिर एक झटके में ही उसकी वैली में एंटर करके कहता है अब मैं स्टार्ट करता हूँ। रचित एक राउंड बोल करके 3 राउंड लगाता है और फिर हार मान गए, दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों सोकर उठते हैं तो दोपहर के 2 बजे बज रहे होते हैं। रचित की आंखें खुलती हैं और वह देखता है दोपहर हो गई है, तो वह उठ करके जाकर फ्रेश हो करके आता है और फिर साइड में बैठ करके बैठ जीवा को जगाते हुए कहता है जान उठो, दोपहर हो रही है, उठ के कुछ खा लो फिर सो जाना। जीवा उसकी बात सुनकर के उठती है और फिर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर में दोनों तैयार होकर के नीचे डाइनिंग हॉल में आते हैं। सब लोग वहीं पर बैठे मस्ती मजाक कर रहे होते हैं, तो प्रिया जीवा को भी अपने पास बुला करके बिठा लेती है और उससे बातें करने लगती है। ऐसे ही एक हफ्ता कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। इस बीच सिया ने अपनी बहुत सारी चले लेकिन जीवा ने उसे हर चाल पर नाकामयाब कर दिया और इस बीच जीवा और रचित पूरे हफ्ते इंटीमेट होते रहे। आज वो लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं और घर पर आकर के रचित जीवा को छोड़ करके ऑफिस चला जाता है क्योंकि उसका बहुत सारा वर्क पेंडिंग में पड़ा रह गया था। ऐसे ही 5 महीना कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। आज जीवा रचित के लिए उसका फेवरेट खाना बना रही थी। खाने में गाजर का हलवा, पूरी, पनीर टिक्का, तंदूरी चिकन, बिरयानी, चिकन कोरमा, इतने सारे आइटम थे। जल्दी जल्दी खाना बना करके वो टेबल पर लगाने लगती है, तभी उसे कार की आवाज़ सुनाई देती है। वो दौड़कर घर की गेट खोलने के लिए जाती है। रचित जब देखता है कि जीवा दौड़ते हुए आ रही है तो वह उसे कहने लगता है जान गिर जाओगी तुम, धीरे। तो रचित भी उसे गले लगा करके बोलता है क्या बात है, आज अपने हस्बैंड पर बहुत प्यार आ रहा है तुमको। जीवा कहती है प्यार तो हर दिन आता है आप पर। फिर वो रचित से कहती है ऊपर जाकर जल्दी से फ्रेश होकर आइए, आज मैंने आपके लिए अपने हाथों से खाना बनाया है। रचित उसके माथे पर किस करके बोलता है ओके मैं अभी आता हूँ। रचित फ्रेश होकर के आता है, तब जीवा उसको खाना देने लगती है पेट में। तो रचित उसे अपने पास बिठा करके बोलता है जान मैं ले लूंगा, तुम भी आ जाओ मेरे साथ खाने। फिर दोनों बैठकर खाना खाते हैं। फिर वहां से उठकर के गार्डन में जाकर वॉक करने लगते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद राघव आ जाता है और वह रचित से बातें करने लगता है। उन दोनों को बात करता देख जीवा वहां से जाने लगती है और अचानक से चक्कर खाकर वहीं बेहोश हो जाती है। जब रचित और राघव को कुछ गिरने की आवाज आती है तो वह पलट कर पीछे देखते हैं तो वहां पर जीवा उनको गिरी पड़ी हुई दिखती है। रचित जल्दी से दौड़ कर वहां आता है
और जीवा को उठाने लगता है। राघव जल्दी आता है और कहता है, सर पहले हम मैडम को कमरे में लेकर चलते हैं। रचित जल्दी से जीवा को अपने गोद में उठा करके अपने कमरे में लेकर आता है और राघव से कहता है, राघव जल्दी डॉक्टर को कॉल करो। राघव जी सर बोल करके जल्दी से डॉक्टर को कॉल लगाता है और उसे आने के लिए बोल देता है। इधर रचित जीवा का हाथ पकड़ कर बैठ जाता है और कहता है, जान तुम्हें क्या हुआ, उठो। करीब 10 मिनट बीत जाते हैं लेकिन डॉक्टर नहीं आता है तो रचित को बहुत गुस्सा आता है और वो राघव से कहता है, अगर अभी 5 मिनट के अंदर जहां कोई डॉक्टर नहीं आया तो तुम समझना तुम्हारी जान तुमको प्यार ही नहीं है। राघव जल्दी से जी सर मैं अभी करता हूँ। तुरंत डॉक्टर भी आ जाते हैं तो रचित उनको जल्दी से कहता है, डॉक्टर जल्दी देखिए क्या हुआ मेरी बीवी को। तो डॉक्टर रचित से कहता है, मिस्टर सिंह पहले आप शांत जाइए और सारी डिटेल तभी तो मैं आपकी बीवी को चेक करूंगा ना। रचित थोड़ा साइड हट जाता है तो डॉक्टर उसको चेक करने लगता है और अपने सूटकेस से एक इंजेक्शन उसको लगा देता है। फिर वो रचित से कहता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है बल्कि खुशी की बात है। मिस्टर सिंह आप पापा बनने वाले हैं। डॉक्टर की बात सुनकर के रचित ब्लैंक हो जाता है। फिर अचानक से ही वो मुस्कुराने लगता है और फिर आपको गले लगा लेता है और राघव को गले लगा कर कहता है, मैं पापा बनने वाला हूँ। राघव तुम चाचा बनने वाले हो, मैं बहुत खुश हूँ। तो राघव कहता है, मुबारक हो सर। फिर रचित डॉक्टर से कुछ लिस्ट बनवा कर ले लेता है। जब डॉक्टर जाने लगते हैं तो रचित राघव से कहता है, इन्हें इनकी सैलरी का 4 गुना करके दे देना, इन्हें खुश करके भेजना और सारे स्टाफ को 1 महीने की सैलरी फ्री और बोनस उनको दे देना। रचित आज बहुत खुश था। फिर वो जीवा के बगल में बैठकर उसके सर पर हाथ फेरने लगता है। थोड़े टाइम बाद जीवा को होश आ जाता है और वो देखती है कि रचित उसको देख मुस्कुराते हुए देख रहा है। तभी रचित आगे बढ़कर जीवा को गले लगा लेता है और कहता है, जान आज तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। उसको इतना खुश देख जीवा उससे कहती है, क्या हुआ। तो रचित कहता है, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। उसकी बात सुन जीवा की आंखें नम हो जाती हैं और जीवा कस के रचित को गले लगा लेती है। और रचित उसे हूँ में जवाब देता है। तो जीवा रचित से, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेबी यहाँ से बाहर जन्म ले। उसकी बात सुन रचित को अजीब लगता है पर उसे पता था कि अभी जीवा उसे कुछ नहीं बताएगी। तो रचित उससे कहता है, जैसा तुमको ठीक लगे हम वही करेंगे। उसकी बात सुन जीवा मुस्कुराते हुए उसके गले लगी रही और सोचने लगी कैसे पिछले जन्म में सलोनी और सिया दोनों ने उसे नुकसान पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर तेल गिरा दिया था और जब भी जीवा नीचे आ रही थी तो उसका पैर फिसल गया और वो लुढ़कते हुए नीचे आ गिरी थी। तभी उसका बच्चा मर गया था। ये 7 महीना था इसलिए सीढ़ी से गिरने से बच्चा नहीं बचा और सिया ने इसी का फायदा उठाकर घर वालों को भड़का दिया जीवा के खिलाफ। जीवा यही सब सोच रही थी कि उसे रचित की आवाज आती है। वो उसे कुछ खिलाने को कह रहा था। जीवा जल्दी से उससे कहती है, रचित अभी तो हमने डिनर किया था। तो रचित उससे कहता है, तुमको खाना खाए हुए 3 घंटे हो गए हैं और डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारा पेट कभी खाली नहीं रहना चाहिए। उसको ऐसे प्यार से खिलाते देख जीवा उसकी गोद में बैठ जाती है और खाने लगती है। फिर थोड़ी टाइम दोनों बातें करते हैं और फिर दोनों सोने चले जाते हैं। अगली सुबह रचित की आंख भर में आते जोर से खुल जाता। वो जीवा को कंबल उड़ा के खुद बाहर आता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और जब वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे समझ आता है उसकी फैमिली वाले आए हैं। पूरी फैमिली हॉल में बैठी थी। उनको देख रचित नीचे आता है तो सबसे पहले अतुल समीर दौड़कर उसके गले लगते हुए, अतुल भाई मैं बहुत खुश हूँ। टू समीर कहता है, थैंक्स यार। ये सब कहते हुए उसकी आंखें नम होती है तो रचित उससे कहता है, तुम दोनों भाई बहन ने अपनी आंखों में टंकी फिट कर रखी है क्या। टू उसकी बात सुन दोनों मुस्कुरा देते हैं। तभी उनको दादाजी की आवाज आती है, अरे हम लोग भी हैं। तो रचित आगे आता है और सबका पैर छूकर सोफ पर बैठ जाता है। रचित की माँ कहती है, बेटा रचित। तो रचित बिना किसी भाव उनको देखता है तो उसकी माँ कहती है, जीवा कहाँ है। तो रचित कहता है, वो अभी सो रही है। तो उसकी माँ कहती है, क्या क्या उसके माँ बाप ने यही सिखाया है उसको। उनकी बात सुन सबको बहुत गुस्सा आता है। रचित उससे कुछ कहता तभी सबको दादी जी की आवाज आती है, बहू तुम कभी नहीं सुधर सकती और जीवा प्रेग्नेंट है। अगर वो लेट तक सोती भी है तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रचित की माँ कुछ नहीं कहती और फिर रचित की दादी रचित से कहती है, बेटा
तू बहू को हमारे साथ भेज दे और तू भी वही चल रहने के लिए। तो रचित उनसे कहता है दादी मैंने डिसाइड किया है कि मेरा बच्चा यहाँ नहीं आउट ऑफ में जन्म ले। उसकी बात सुन दादी मुस्कुराते हुए ठीक है तुम बच्चों ने डिसाइड कर ही लिया है तो मैं अब क्या बोल सकती हूँ। तभी रचित की माँ कहती है जब हमारे पास इतना बड़ा परिवार है और हमारा घर भी काफी बड़ा और अच्छा है तो क्यों बाहर जाना। तो रचित उनकी तरफ देखकर क्योंकि वो हमारा बच्चा है और मैं नहीं चाहता कि मेरे फैसले में कोई भी दखल दे। उसके ऐसे बोलने पर उसके पापा कहते हैं रचित यह क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का। उनकी आवाज काफी तेज थी जिसे सुन जीवा जो कमरे में सो रही थी वो उठ गई और बाहर आ गई। रचित कुछ कहता तभी उसकी नजर जीवा पर जाती है जो आधे नींद में सबको देख रही थी। रचित जल्दी से आगे आता है और जीवा को अपने बाहों में लेते हुए उससे पूछता है जान तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो जीवा उसके बाद का आधी नींद में जवाब देती है रचित कौन आया है। तो रचित समझ जाता है उसकी बीबी अभी भी नींद में है। वो उसे अपनी गोद में उठाकर हॉल में जहाँ सब थे लेकर आ गया। जीवा को ऐसे लाते देख दादी जी परेशान होते हुए क्या हुआ जीवा को। तो रचित धीमी आवाज में कहता है दादी इसकी नींद पूरी नहीं हुई और अभी ये दोबारा मेरे बिना नहीं सोएगी। इतना बोलते हुए वो सोफे आ जाता है और जीवा को किसी बच्चे की तरह सुलाने लगता है। थोड़ी देर बाद रचित जीवा को रूम में छोड़कर आता है तो दादाजी उससे कहते हैं रचित जब तक तुम लोग बाहर नहीं जा रहे हो तब तक आ करके हमारे बिना में रहो सुरक्षित कहता है ठीक है। दादाजी फिर से बात करने के बाद में सारे घर वाले वापस अपने घर चले जाते हैं। सरीला उठती है जाकर फ्रेश होती है और आकर के नीचे बैठ जाती है। हॉल में रचित उसका आधा देखता है तो राघव से बात करता छोड़ो उसके पास आती है। एक मेड को बुलाते करता है जाओ मैडम के लिए जूस ले आओ। जीवा जूस पीती है और फिर रचित से कहती है मुझे खट्टा खाना है। तो रचित जान पहले तुम पहले खा लो उसके बाद में मैं तुम्हारे लिए जो कहोगी वो मंगवा दूंगा। वो दोनों बात कर ही रहते थे तभी देखते हैं वहां पर समीर और अतुल दोनों अपने हाथों में कुछ बैग ले आते हैं। जब जीवा लगता है कि रचित उसकी बात नहीं सुनने वाला है तो वह अतुल और समीर की तरफ देख करके एक तंग भरी मुस्कान देती है और फिर जाकर के समीर के गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसके ऐसा करने से तीनों हैरान हो जाते हैं। समीर जल्दी से जीवा से पूछता क्या हुआ छोटी बोलो। तो जीवा रचित को चुपके से आंख मार के उसके ऐसे करने से रचित समझ जाता है कि उसकी बीबी नाटक कर रही है। इधर जीवा भोली सी सूरत बनाकर कहती है भाई मैं जरा कुछ खट्टा खाना है और यह रचित मुझे नहीं खाने दे रहे हैं। उसके बाद सुन के अतुल और समीर दोनों को समझ आ जाता है कि जीवा क्या चाहती है। तो समीर जीवा को एक बैग देते हुए कहता है अच्छा कोई बात नहीं छोटी देखो माँ ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। तो जीवा बहुत खुश हो जाती है और बैग को खोल कर देखने लगी। उसमें कई डिब्बे रखे हुए थे। तो समीर उससे कहता है तुमको खाटा खाना था ना वो भी है वो वाले डिब्बे में। जीवा जल्दी से डिब्बे को खोल लड्डू खाने लगती है। हार जाती है भाई कितने अच्छे हैं। समीर कहता है अगर तुझे अच्छा लगाया था माँ से कहकर दूसरा बनवा लूंगा। तुझे ना कहती है ठीक है भाई आप उनको मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना। तो उसने नम आंखों से कहता है मैंने तुझे अपनी छोटी बहन बोला है तो तू तेरी भी तो माँ होगी ना। वो उसकी बात सुनकर के जीवा की आंख नम हो जाते हैं और वो जाकर समीर के गले लगते हो कैसी है ठीक है बाय थैंक यू मत बोलना। तो अतुल झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहता है और अगर तेरा हो गया हो तो मैं भी हूँ। जीवा उसके पास आते हुए हाँ तो मैं कौन सा तुमको भूल रहा हूँ। फिर वो एक बॉक्स निकाल के जीवा को देते हुए कहता है ये लो यह मेरी तरफ से। जीवा डिब्बा खोल कर देखती है उसमें हर फ्लेवर की पेस्ट्री और चॉकलेट होते हैं। वो खुश होते हुए थैंक्स बोलती है। रचित जो कब से अपनी बीबी से इग्नोर हुए जाने पर दुखी था वो आगे आकर कहता है चलो पहले नाश्ता कर लो फिर हमको हॉस्पिटल भी जाना है। तो जीवा और सब नाश्ता करते हैं। जीवा जैसे ही बैठने को हुई उसको वोमिट जैसा फील हुआ। वो भाग के नीचे के बाथरूम में गई। उसको ऐसे जाता देख रचित और सब उसके तरफ आए तो जीवा बाथरूम में वोमिट कर रही थी और उसका फेस पूरी लाल हो गया था। रचित जल्दी से आगे बढ़ाकर उसके पास आया और उसकी पीठ से हिलाने लगा। रचित जीवा से बोला जान तुम ठीक तो हो ना। जीवा ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया। रचित उसको सहारा देकर हॉल में लाया। जीवा जो अभी तक उसके चेहरे पर चमक थी अब वो कहीं खो गई थी। समीर जो फोन पर बात कर रहा था उसने बोला ठीक है माँ मैं उसे देता हूँ घर पर। उसके बाद में समीर एक मेड को बुलाता है और उससे कुछ कहता है फिर मेड चली जाती है। जीवा रचित के कंधे पर अपना सर रख के वहीं बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद समीर एक ग्लास लेकर आता है और जीवा को देते हुए कहता है छोटी यह पिलो इससे तुमको थोड़ा अच्छा फील होगा। तो जीवा उससे कुछ नहीं कहती और ग्लास ले लेती है।
तो रचित समीर से कहता है ये क्या है समीर टू समीर कहता है मैंने अभी माँ से बात की तो उन्होंने मुझे ये छोटी को देने के लिए कहा टू रचित अपना सर हाँ में हिला देता है। जीवा कधा पी लेटी और थोड़ी समय बाद उसको अच्छा लगा। रचित उससे पूछता है जान क्या आप ठीक हो अब टू जीवा कहती हाँ अब मैं ठीक हूँ। तो अतुल कहता है भाई मुझे ऑफिस जाना होगा। तो रचित उसकी ओर देखकर कहता है ठीक है। तो अतुल जाने लगा तो समीर कहता है रुक मैं भी आता हूँ। तो जीवा उससे कहती है भाई। जीवा के मुंह से भाई सुनकर समीर बहुत खुश हो जाता है और पीछे मूड के जीवा से पूछता है क्या हुआ छोटी बोलो। तो जीवा उससे भाई आप कभी माँ को मुझसे मिलाने ले आओगे क्या। तो समीर उसको बोलता हाँ छोटी मैं कल ही माँ को ले आऊंगा थी है। तो जीवा कहती है ठीक भाई है। फिर समीर और अतुल ऑफिस के लिए चले जाते हैं। तो रचित जीवा से कहता है जान जब हमें हॉस्पिटल के लिए भी तैयार होकर जाना है। रचित की बात सुन के जीवा कहती है ठीक है मैं चल रही हूँ। फिर थोड़ी देर बाद में तैयार होकर के हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। हॉस्पिटल पहुँच के जीवा का चेकअप करवाते हैं और उसके बाद डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं। तो डॉक्टर उनको सारी चीजें बताता है और कहता है आपको अभी काफी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अभी आपका बेबी सिर्फ 2 महीने एक बेक हुआ है। अच्छे डॉक्टर से जीवा के खाने की लिस्ट ले लेता है और डाइट फॉलो करने के लिए डॉक्टर उनको कह देता है। फिर दोनों हॉस्पिटल के बाहर आते हैं। कार में बैठकर सब लोग निकल जाते हैं। उनके पीछे 3 कारें आगे 3 चल रही होती हैं। कार आधे रास्ते पहुंच चुकी थी। तभी जीवा कहते हैं यही रुको। तो राघव वही कार रोक देता है। रचित से पूछता है क्या हुआ जान तुमने यहाँ कार क्यों रुकवाए आए हैं। तो शिबा वहीं उतर जाती है और एक गार्डन में जाकर बैठ जाती है। रचित और सारे बॉडीगार्ड भी कार से उतर जाते हैं। रचित उसके अचानक ऐसे उतर जाने से बहुत परेशान हो जाता है। जीवा के पास आके क्या हुआ जान तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। ये कुछ नहीं बोलती और गार्डन की तरह देखने लगती है। आज जब से समय ने जीवा को वो काढ़ा पिलाया था तब से जीवा को अपने माँ की बहुत याद आ रही थी क्योंकि जब भी जीवा बचपन में बीमार पड़ती थी तो उसकी माँ उसके लिए काढ़ा बनाकर लाती थी और कहती थी यह एक स्पेशल दवाई है मेरी स्पेशल प्रिंसेस के लिए। पता नहीं क्यों आज दिमाग उसकी माँ की बहुत याद आ रही थी। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसको रहता देख करके आप और अच्छे सारे बॉडीगार्ड एकदम से परेशान हो जाते हैं। तब रचित को याद आता है कि डॉक्टर ने कहा था कि प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते रहते हैं। रचित उसके पास बैठता है उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगता है। थोड़ी देर बाद जीवा शांत होती है। तब रचित उसको पानी पिलाता है और कहता है जहान यहाँ बहुत दुख है चलो हम कार में चलते हैं। थोड़ी देर बाद जीवा वहां से उठती है और आकर के कार में बैठ जाती है और अपना सिर कार की सीट पर लगा लेती है। उसको ऐसा बैठे थे एक रचित उसका सर अपने सीने में कर लेता है। तो जीवा भी उसके बाहों में चली जाती है और देखते देखते वो फूट फूट कर रोने लगती है। रचित को कहीं ना कहीं पता चल गया था कि वो आज अपनी माँ को याद कर रही है। रचित अपने मन में कहता है जान अब बहुत जल्दी मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हें अब और अपने बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। फिर अपना फोन निकालता है और समीर को एक मैसेज कर देता है। फिर जीवा को गले लगा लेता है। तो राघव से कहता है सर हमारे यहाँ आज एक मीटिंग है। तो रचित कहता है उसे कैंसिल कर दो। तो राघव कहता है सर यह फॉरेन कंट्री की मीटिंग है। रचित गुस्से में घूर कर देखता और कहता है उसे भी कैंसिल कर दो। मैं ऐसे मेरी जान को छोड़कर क्या कहीं नहीं जाने वाला। रचित के ऐसे बात सुन जीवा उससे कहती है रचित मैं ठीक हूँ आप मीटिंग के लिए चले जाओ। रचित उससे कुछ कहता तो वो कह दिया अभी मैं कुछ नहीं सुनने वाली हूँ आप मीटिंग में जा रहे हैं। ऐसे ही दोनों बातें करते हुए घर पर पहुंच जाते हैं। घर पर जाने के बाद रचित हॉल में आकर बैठ जाता है और जीवा अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर रचित रूम आता है और जीवा से कहता है जान मैं 2 दिन के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूं। तो जीवा कहती है ठीक है आपने मुझे यहाँ आते हुए भी बताया था मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी आप आराम से जाओ। रचित अपना बैग पैक करने लगता है तो जीवा उसकी मदद करने के लिए आती है। तो रचित कहता है तुम आराम करो मैं कर लूंगा। बेहतर करने के बाद रचित जीवा को अपनी बाहों में लेकर के कहता है जान मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा तुम मेरे और मेरे प्रिंसेस का ख्याल रखना। तुझे बात कहती है ठीक है मैं ख्याल रखूंगी आपकी बीवी का और आपकी प्रिंसेस का। आखिर दोनों साथ में हंसते लगते हैं और हंसते हुए ही सीढ़ियों से नीचे आने लगते हैं। जीवा देखते हैं वहां पर समीर और
अतुल आ चुके थे तो रचित कौन से कहता है जब तक मैं नहीं हूँ तुम दोनों यहीं पर रहोगे जीवा के साथ में। अतुल ठीक है भाई आप टेंशन मत लीजिए, हम भाभी का पूरी तरह ख्याल रखेंगे, आपसे भी अच्छा रखेंगे। उसकी बात सुनकर के जी व्हाट्सएप में रहने लगते हैं। रचित उसे घूर कर देख सकता है। फिर समीर कहता है भाई मैं सोच रहा था वो कल की क्यों आज ही माँ को घर पर लाता हूँ। तो रचित कहता है ठीक है तुम माँ को लेकर आज जीवा का भी मन लगा रहेगा उनके साथ में। जीवा को अपना ख्याल रख का बोल राघव और रचित दोनों निकल जाते हैं एयरपोर्ट के लिए। इधर जीवा अपने कमरे में आके कुछ सोच कर कहती है क्या माँ ने मुझसे जो बात कही थी वो सच थी कि मैं उनकी नहीं उनकी फ्रेंड की बेटी हूँ। मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब आप ही बताओ भगवान कोई रास्ता दिखाओ मुझे, अब आपका सहारा है मुझे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।